हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में है, 7 जुलाई को। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जो आपके एग्जाम में पेपर 1 एंड पेपर 2 30 मार्क्स के पूछी जाती है। तो दोनों के लिए वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे प्याजे, पुनूनर, पालाव, थंडाइक, वाइगॉस की स्कीनर, कोलर और वनर। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए डेली क्लासेस होती हैं, तो आप लोग डेली जुड़िएगा। ओके, इस वीडियो में आपके 15 से 20 नंबर जरूर कवर होंगे अगर आपने ये पूरी वीडियो देख लिया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ओके, क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। तो जीन पियाजे ने पहले सिद्धांत किसका दिया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है। एक ये दिया है संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। किसका सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब पूछ लिया जाए, अगर जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे, तो ये है स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जीन पियाजे कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के। इस इस विकास का प्रतिपादन उन्होंने ही किया। जो विकास का प्रतिपादन किसने किया, जीन पियाजे ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने अपने बच्चों, आस पड़ोस बच्चों का संज्ञानात्मक मानसिक विकास का भी अध्ययन किया। देखिए अपने बच्चे पे ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर डाला, ठीक है। अपने बच्चे पे किया, आसपास के बच्चों पे किया, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस सिद्धांत को विकासनात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए जो विकास जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसको और भी क्या कहा जाता है, विकासनात्मक सिद्धांत कहा जाता है और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बच्चे का पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग को कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे का ये मानना है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उनके अंदर उतनी ही परिपक्वता आती है, और वस्तुओं को देखते हैं तो उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या है, गलत है। आपने आजकल के बच्चों को देखा होगा कि सबसे ज़्यादा वो क्या है, आजकल फ़ोन चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कि जितना बड़े नहीं जानते उतना तो बच्चे छोटे जानते हैं, ठीक। तो इनकी थ्योरी कर दी गई थी गलत। ओके, लेकिन हम आगे पढ़ लेते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, इन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहते हैं। देखिए पियाजे ने क्या बच्चों को बोला है, नन्हे वैज्ञानिक। कई बार पूछा गया नन्हे वैज्ञानिक किसने बोला है, तो पियाजे ने बोला है, ठीक। सक्रिय ज्ञान भी बोला है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये हो गई इनकी डिप्रेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। अब पियाजे जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है, इनके हम बारे में बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट कौन कौन से है, ठीक है। तो देखिए 4 अवस्थाएं हैं। अनुकूलन, अडप्टेशन। अडप्टेशन क्या है, तो पहले आप ये जानिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अडप्टेशन क्या है, अनुकूलन, ठीक है। अनुकूलन भी आपके 2 पॉइंट में बटा हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले हम जानेंगे। अनुकूलन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसा कि वातावरण जैसा जिस हिसाब से मिलेगा, जैसा कि कहीं पे प्यार, स्नेह, दोस्ती और प्यार, याराना, इस तरह का वातावरण मिलेगा तो बच्चा उस तरह से ढाल लेगा। अगर उस तरह से, जैसे जहाँ पे अहिंसा, लड़ाई, दंगा ये सब हो रहा है, तो वातावरण उस तरह का बच्चे का हो जाएगा। जिस तरह का बच्चा, मतलब जिस तरह का वातावरण मिलेगा, बच्चा उस तरह का ही ढाल लेगा। इस प्रक्रिया को 2 प्रक्रिया होती है। देखिए इसमें क्या सी प्रक्रिया होती है, 2 प्रक्रिया होती है। पहले आप याद रखिएगा, आत्म सात्करण। कई बार पूछा गया है, आत्म सात्करण क्या होता है। देखिए आत्म सात्करण होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, वो आत्म सात्करण कहलाता है। देखिए पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना आत्म सात्करण कहलाता है। जैसे पूर्व ज्ञान, उस बच्चे का पूर्व ज्ञान ये था कि एक डॉगी उन्होंने देखा, ठीक। बच्चे ने क्या, डॉगी ब्लैक देखा, ये उसकी 2 टांगे हैं, 2 कान हैं, और एक ये क्या करता है, भौ भौ करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे उन्होंने देखा कि दूसरा डॉगी वाइट है, ठीक है। तो बच्चे ने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लिया कि डॉगी ब्लैक नहीं, वाइट भी हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है। लेकिन अभी उसने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया है कि डॉगी ही ये 4 टांगे, जो अभी इसने ये कॉन्सेप्ट बना लिया है कि जिसकी 4 टांगे हैं, भौं भौं करता है, ये डॉगी है, ठीक। वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। तो पूर्व ज्ञान के नए ज्ञान के साथ आत्म सात्करण कहलाता है, ठीक। अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान के साथ जोड़ना, उसे ही कहते हैं आत्म सात्करण। अब हम बात कर लेते हैं समायोजन। समायोजन क्या होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। देखिए पूर्व ज्ञान बच्चे का क्या था, आपने अभी देखा कि जो आत्मसात कर रहा था, पूर्व ज्ञान ये था कि ब्लैक कुत्ता भी होता है, डॉगी व्हाइट भी होता है। लेकिन
फिर उसमें समायोजन उसने कर लिया बच्चे ने कि जिसके 4 टाँगें होती हैं, 2 कान होते हैं, भौं-भौं करता है। ज़रूरी नहीं कि ये डॉगी हो, साथ में बिल्ली भी हो सकती है। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, 4 टाँगें हैं, 2 कान हैं, लेकिन सेम तो है, लेकिन ये क्या कर रही है, म्याऊँ-म्याऊँ कर रही है। तो बच्चे ने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर लिया, तालमेल बैठा लिया कि ज़रूरी नहीं कि डॉगी है, साथ में क्या है, कोई भी जानवर हो सकता है। तो इसको कहते हैं समायोजन, ठीक है? क्या कहा जाता है, समायोजन। कई बार ये एग्जाम में पूछे गए इनमें बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है। देखिए, समायोजन होता है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है, और आत्मसातकरण होता है कि उसको बस 2 ही चीज़ें पता रहती है कि डॉगी है तो इसमें ब्लैक, व्हाइट कुछ भी आ सकता है, कोई भी कलर आ सकता है। और आज समायोजन होता है कि जिसकी 4 टाँगें हैं, ठीक है, और भौं-भौं या म्याऊँ-म्याऊँ करती है, जो कुछ भी कोई भी जानवर हो सकता है, तो उसने अपने ज्ञान में परिवर्तन कर लिया, ठीक है? तो ये चीज़ आप दोनों पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं समाधारण या संतुलन, ठीक, कई बार पूछा गया है संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच का संतुलन कायम कर रखता है। देखिए, जैसे आपने देखा आत्मसातकरण क्या था, आत्मसातकरण आपने ये दो डॉगी देखे थे, और समायोजन क्या था, दोनों में परिवर्तन कर लिया। जो इनके बीच की प्रक्रिया है, ठीक, इनकी जो बीच की प्रक्रिया, उसका तालमेल वो संतुलन कायम कर लेता है। ओके, ये होता है समाधारण या संतुलन। तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर ले स्कीम। स्कीम्स क्या होती है और स्कीमा, कई बार पूछा गया, स्कीमा सबसे ज्यादा पूछा गया। स्कीम्स क्या होता है, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना। देखिए, अनुभव जितना बच्चे करेगा या व्यवहार करेगा, उसकी जो ज्ञानात्मक संरचना आएगी, उसे ही कहते हैं क्या, स्कीम्स। अब स्कीमा, स्कीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा स्कीमा आपका एग्जाम में पूछा जाता है। मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती, क्या है, मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर हो, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है, उसे ही स्कीमा कहते हैं। देखिए, मानव के पहले जो चीजें क्या स्टोर, बच्चे के आपने देखा कि स्टोर वो थी कि डॉगी जो है ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है, साथ साथ में क्या है, इसके उसने परिवर्तन किया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि डॉगी जो ब्लैक एंड व्हाइट हो, भौं-भौं करता हो, म्याऊं भी कर सकती है, और कुछ भी मतलब और भी जानवर हो सकते हैं। तो उसके बीच की जो सीमा होती है, उसे ही कहा जाता है स्कीमा, ठीक है। और चीजों को पहले से जो स्टोर करता है, उसके विषय में प्रतिधारणा बनाता है, उसे ही कहा जाता है स्कीमा। ये चीज आप याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है, परिवर्तन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, अब जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, पियाजे पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं, पहली होगी आपकी संवेदी पेशिक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये आपकी एज याद रखिएगा, 0 से 2 वर्ष, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से सीखता। देखिए, किससे सीखता, आँख, कान, ये 5 होती ज्ञानेंद्रियां, नाक, स्किन, ठीक, और ये जीभ। तो ये चीज आप याद रखिएगा, कितनी होती है ज्ञानेंद्रियां, 5 होती हैं, इनसे बच्चा सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण भी जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग वस्तुओं को छाप बनाता शुरू कर देता है, जिससे छपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। क्या इसमें आपने देखा होगा, छोटा बच्चा रहता है कि जो चीज मतलब वस्तुओं को ढूंढ लेता है, जैसे आपने देखा पेरेंट्स क्या है, कहीं चाबी अगर वो रख देते हैं, तो बच्चा क्या बहुत जल्दी ढूंढ के ले आता है कि ये चाबी आपके पास है। लेकिन उस चीज को क्या रहता है, वही वस्तु स्थायित्व का इसमें ज्ञान होता है। क्या होता है, वस्तु स्थायित्व। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। अब प्री पर्सनल स्टेज क्या है, 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। ये क्या होती है, 2 से 7, ये एज आप ये जरूर याद रखिएगा। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। क्या बोला है, यह क्रिया जो है पहले करने की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने वाली चीजों को देख पाएगा और समझ पाएगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसा कि बच्चे आपने देखा होगा कि बच्चा कहीं पे अगर गिर जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रोने लगता है, ठीक है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि ये मैं गिरा कैसे, ठीक है, या मुझे मारा। तो उसकी मम्मी आती है, जमीन को पीटने लगती है, कहती है मेरे बच्चों को आपने गिरा दिया। तो बच्चा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है कि हाँ, मुझे इसने गिराया था, मम्मी ने इसको मार दिया है, अब मैं क्या है, सेटिस्फाइड हो गया हूँ। तो उसको भी दंड मिला है, तो उसको क्या है, क्रिया नहीं कर पाता है। अब जैसे जीवात, जीवात क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, जैसा वही कि उसको ये नहीं पता रहता है बच्चों को कि जमीन क्या है, सजीव, उसको क्या लगेगी चोट, उसको ये नहीं पता है, ठीक है। जैसा कि आपने अभी देखा, गेट, बच्चा जा रहा है, गेट में क्या है, लड़ गया।
अब रोने लगा, लेकिन उसकी मम्मा आती है, गेट को मारने लगती, मेरे बच्चों को मारा। तो गेट उसको क्या है, खुशी हो जाती है कि हाँ इसको भी पिटाई हुई। तो उसको ये नहीं पता ये निर्जीव है कि सजीव है। ठीक, ये होता है जीवात। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं अहम केंद्रित। अहम केंद्रित क्या होता है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह कर रहा है, सोच रहा है, सब ठीक है। देखिए, अहम केंद्रित होता है, बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है कि जो मैं कर रहा हूँ सब कुछ सही है। अगर मैंने ये कहा है तो ये मेरे घर वाले भी मानेंगे। जैसा कि उसने बच्चे ने कहा कि ये जो है यहाँ पे जो चीज़ रखी है ये मेरी है, तो उस सारे बच्चे मतलब सारे घर वाले कहेंगे हाँ ये आपकी चीज़ है, ठीक है। अगर उसने कहा कि ये मेरे लिए ही बना है, मेरी आइसक्रीम है तो ये मेरी ही है, तो उसमें यही कह रहा है कि जो सोच रहा है, जो कर रहा है वो सब ठीक है, ठीक है। वो होता है अहम केंद्र। बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा अहम केंद्र सोचने की क्षमता होती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपलटी वाटी। अब जो है अपलटी वाटी क्या होता है, इसमें बच्चा वस्तुओं और संख्याओं, समस्या आदि का उल्टाना पलटाना नहीं सीख पाता। जैसा कि 4+6 तो दे दोगे 10 जोड़ लेगा, लेकिन उसको अगर संख्या को आप पलट दिया ना 6+4, तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। उसे ही कहते हैं, यहाँ पे उसको डाउट रहता है कि अब क्या होगा, तो उसके अंदर ये गुण नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फोर्थ मुद्रा, संप्रता, दूरी, भार, ऊंचाई आदि कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। देखिए संवेदी है जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7, इसी में इनकी अवस्था ये होती है कि इनकी जो मुद्रा की अवस्था नहीं होती है। ठीक, मुद्राएं जैसे आप बच्चों को क्या है या फिर नोट वगैरह देंगे 2000 या 500 का, तो बच्चा क्या नोट नहीं लेगा, उसके बदले वो सिक्का लेगा। आप सिक्का दिखाएंगे तो सिक्के की तरफ जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा है क्या है, सिक्के हैं, तो उसको लगेगा इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता है कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पे आप इस पे जोर रखेगा, तो उस पे क्या है, कॉन्सेप्ट की कमी की अवस्था रहती है। जैसा ये हाउस आप देख सकते हैं, लेकिन बच्चा क्या है छोटे हाउस में जाएगा कि ये बहुत ही सुंदर है। ओके, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। देखिए केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है, जब बच्चा किसी वस्तुओं की सारी वस्तुओं को छोड़कर केवल एक विशेष ध्यान देता है। देखा, आप देख सकते हैं बच्चों को, छोटा सा बच्चा है, मोबाइल चला रहा है, मोबाइल में क्या कार्टून, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया, उसके आगे आगे पीछे क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, बस उसको देखना है। जो अगर गेम खेला तो गेम में ही जुटा है, ठीक है, उसे कहते हैं केंद्रीकरण। एक चीज पे ही फोकस करना, उसे ही कहा जाता है केंद्रीकरण। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोट सक्रियात्मक अवस्था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये हुआ है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। ठीक, ये आप स्टेज जरूर याद रखिएगा, कहाँ से 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर कुछ कर सकता है और अपना चिंतन शुरू कर देता है। देखिए इसमें होता है कि बच्चों के सब कुछ गुण आ जाता है। उसमें था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चों का गुण नहीं आता है, इसमें होता है कि बच्चों का गुण आ जाता है, क्रिया भी कर सकता है, चिंतन भी कर सकता है। ठीक है, इस अवस्था में अल्पार्टी जीवात देखिए उसका पूरा उल्टा है, जीवात कॉन्सेप्ट का गुण है। अभी उसमें इस अवस्था में आपने देखा था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में कि इसमें बच्चों को क्या है, गुण की अवस्था नहीं थी, लेकिन इस जो मूल सक्रियात्मक अवस्था है आपकी 2 से 7 वर्ष, इसमें सब कुछ अवस्था उसको पता हो जाती है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अग्नात्मक तकड़ा। अब ये देख लेते हैं अग्नात्मक तकड़ा क्या है। यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। देखिए उदाहरण के देकर के, जैसा पेड़ जरूरी है, यह देखिए जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप समझिएगा, पेड़ ये जरूरी है नहीं हमारे लिए बच्चा, आंसर क्योंकि ये ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, यहाँ से क्या मिलती है, पेड़ इसलिए जरूरी है क्योंकि पेड़ जो है मुझे ऑक्सीजन देते हैं। तो ये हो जाता है आगमनात्मक तर्क। ठीक है, बच्चे क्या उदाहरण के तौर पे तर्क लगाना शुरू कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये होती है आपकी 11 से 15 वर्ष की अवस्था। ठीक है, ऊपर ऊपर होती है ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था। इसमें यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यह सबसे बड़ी अवस्था है क्योंकि इसमें सब कुछ पूरा ही गुण आ जाता है। जैसा यह बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, जो चीजें मतलब सामने दिखती भी नहीं है अपने अंदर ही कल्पना शुरू कर देता है, उसे ही कहा जाता है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें हम बात करेंगे निगनात्मक प्रक्रिया क्या होता है। ठीक है, इसमें बच्चा नियमों के उदाहरण जैसे नियमों के तर्क करने लगता है। जैसा आप बच्चा देख सकते हैं कि नियम
नियम जो भी बताया जाए, जैसे मैथ के फॉर्मूले होते हैं तो मैथ के फॉर्मूले के बेस से क्या है क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता है। अगर फॉर्मूला नहीं है तो कॉन्सेप्ट से भी इसमें क्या है कॉन्सेप्ट आंसर मतलब निकाल लेगा। जैसा इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल तो, और मैथ के क्वेश्चन माइंड में ही हल कर लेता है, यह नियम बताता है। ठीक है, तो इस किसमें है ये सब आपकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था में। जिन प्याजे आपको समझ में आ गया होगा कि जिन प्याजे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर ना समझ में आए तो दोबारा आप देख लीजिएगा। देखिए चीज़ों को आप समझिएगा, रटिएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपको रटने पे नहीं आएगा, हमेशा समझने पे आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी। ठीक है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी जो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत दिया है। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग की एक ऐसी थ्योरी है, ये ये एक थे गरीब परिवार से। ठीक, इनकी वाइफ जो थी बहुत ज़्यादा ही बीमार थी, तो ये एक अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा इसकी दवा तो मेरे पास है लेकिन बहुत ही कॉस्टली है, क्या है बहुत ही महंगी है। तो लॉरेंस कोलबर्ग के पास क्या था, ये उनके पास कोई पैसा वैसा नहीं था। ठीक है, तो उनको क्या ये दवा तो लेनी ही थी, लेकिन उन्होंने ये समझा कि चोरी करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, अगर नहीं करूंगा तो मेरी वाइफ मर जाएगी। तो उन्होंने लास्ट में वही लिया कि चोरी कर लिया और अपनी बीवी को बचा लिया। तो इस पे हम थ्योरी के बारे में जानते हैं। तो ये कुछ थ्योरी थी तो आपको ओरली मैंने बता दिया। ठीक है जैसे नैतिकता, मोरलिटी। मोरलिटी क्या है, यह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और नैतिकता को जानता है। जैसे कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये अमेरिका के थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोलबर्ग अपने प्रयोग में छोटी कथाओं उपस्थित जैसे संबंधित नैतिक समस्याओं का संबंधन प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाले लघु कथाओं के लघु तथा निम्न है। यूरोप में एक महिला की मौत कारागार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उनकी जान बच जाएगी। वो एक तरह के रेडियम है जिसकी खोज उस शहर से फार्मेटिस ने भी की थी। ठीक है, दवाई अपने खर्चा बहुत है। दवाई बनाने वाला खर्च में से 10 से गुना पैसा मांग रहा था। उस मौत का इलाज करवाने के लिए इस उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उनके पास गया, और जिससे वह जानता था कि उसे केवल कुछ ही पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उन्हें दवाई वाले ने कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वह उस दवाई को रास्ते में दे दे, मतलब सस्ते में क्या है उसको दवाई को दे दे। ठीक है, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इससे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उस दुकान को तोड़ दी और अपनी पत्नी की क्या है दवाई चुरा ली। देखिए एक हिंज नामक व्यक्ति था जो उसकी दवाई के लेने के लिए क्या किया, नहीं दे रहा था। उसने खोज किया था कि मैं इससे ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, लेकिन वही है कि हिंज ने क्या उस अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत या प्यार करता था, तो उसको बचाने के लिए उसकी दुकान को तोड़ दिया और अपनी पत्नी की क्या है जो है जान बचा ली। अब इसकी स्टेजेस जो है इस 4 स्टेजेस में बटा हुआ है, तो इनकी हम ये स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। वो कुछ कहानी थी, तो कहानी इतना नहीं पूछते जो स्टेजेस आपका पूछते हैं। इस कहानी पर आधार कोलबर्ग की 2 बातों पर बल दिया गया है। देखिए पहला है नैतिक दुविधा और नैतिक तकड़ा। ठीक है, तो इन पे हम बात कर लेते हैं। जो 2 इस पे दिया, फिर इस पे हम बात करेंगे जो 3 लेवल दिए है, 2-2 पेज स्तर पे जो बाकी है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं नैतिक दुविधा क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट। एक मिनट रुकिएगा चले, नैतिक दुविधा के बारे में बात कर लेते हैं। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दुविधा। देखिए सही गलत क्या वो हिंज हिंज नामक जो एक व्यक्ति था उसने क्या सही और गलत के बारे में डिसीजन ले रहा था। अगर मैं क्या है दुकान तोड़ूंगा या दवाई चुराऊंगा तो मुझे क्या ले जाएगी पुलिस पकड़ के, अगर नहीं चुराऊंगा तो मेरी पत्नी वाइफ मर जाएगी। तो उसी दुविधा में जो था उसे ही कहते हैं नैतिक दुविधा। ठीक, जो दुविधा बीच में पड़ी हुई है उसे ही क्या कहा जाता है, नैतिक दुविधा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जैसा कि अब एग्जाम्पल तौर पे समझ सकते हैं। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। इस बीच की जो दुविधा है उसे कहा जाता है नैतिक दुविधा। अब हम बात कर लेते हैं नैतिक तकड़ा। कई बार पूछा गया है मोरल रीजनिंग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही और गलत के किसी भी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। जैसे
अब सही गलत में एक चीज़ को चुन लिया, उसने सोचा कि मैं चोरी तो कर लूँगा, मेरी पत्नी बच जाएगी, कोई बात नहीं, मैं जेल ही चला जाऊँगा। तो क्या उसने चुरा, मतलब चोरी चुन लिया कि उसको दवा चुरानी थी। तो ये हो गया नैतिक तकड़ा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। कोलवर के नैतिक जो है कि 3 लेवल बताए गए हैं, ठीक। 3 लेवल कौन-कौन से हैं, इस पे हम बात करेंगे। और ये 2-2 स्टेजेस में बँटा है, ठीक है, 2-2 स्टेज इनकी बटी है। जैसा पाक रूढ़ नैतिकता स्तर, ये कौन से 4 से 10 वर्ष के लिए है, ये आप स्टेज जरूर याद रखिएगा। प्राक रूढ़िगत नैतिक का स्तर, ये 4 से 10 वर्ष के लिए है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तकड़ा दूसरों लोगों को मानकों के अनुसार होती है, ठीक है। बच्चों के इसमें क्या है, मतलब सही गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। ये होती है 4 से 10 वर्ष के लिए। ये स्टेज आप याद रखिएगा। इसको 2 भागों में बांटा गया है, तो 2 भाग को देख लीजिए। दंड एवं आज्ञा पालन और मुखता। देखिए दंड एवं, उससे भी समझ में आ रहा होगा, दंड एवं आज्ञा पालन मुखता। इसमें बच्चे की नैतिकता साजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। इसमें क्या होता है, दंड में रहता है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, नहीं करूंगा तो मेरी वाइफ मर जाएगी, ठीक है। यही होता है दंड एवं आज्ञा पालन उपमता, ठीक है। ये होती है आपकी 4 से 10 वर्ष के लिए होती है। इसमें 2 स्टेजेज हैं, तो ये पहली स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज आपकी है संज्ञानात्मक सापेक्षता उन्मुखता। कौन है, इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वो खुद करेगा। देखिए एक बच्चे ने क्या है, पेंसिल ले लिया, ठीक है, उसकी पेंसिल उसने तोड़ दिया, तो दूसरे बच्चे ने क्या, उसकी पेंसिल ले लिया, उसकी भी तोड़ दिया। जैसे का तैसा, ठीक है, ये होता है जैसे का तैसा। जैसे एक बच्चे ने दूसरे पेंसिल तोड़ दी, दूसरे बच्चे ने उसका पेन भी तोड़ दिया, ठीक, जैसे का तैसा। इसमें होता है साधनात्मक, पेशनात्मक, उपमत्ता। ये भी आपकी 4 से 10 के स्टेज में आता है, जो आपकी 2 लेवल में बटा है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेज, आपकी सेकंड स्टेज कौन सी है, रूढ़िगत नैतिकता स्तर। ये होती 10 से 13 वर्ष, ये भी आपकी 2 स्टेजों में बटा है, ठीक है। तो टोटल आपकी 6 स्टेज है, क्योंकि 2-2 में बटा है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों लोगों को मान को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय करता है, ठीक है। जैसे इस स्टेज में 2 भाग दिए गए हैं। अच्छा लड़का अच्छी बनने की उपमता, जैसे गुड गर्ल एंड गुड बॉय। इसमें दिया गया है मैं अच्छा करूंगा तो मुझे क्या प्राइज बनेगा, ये उसका लड़का बहुत ही अच्छा है। इस ये होता है आपकी पहली स्टेज में आता है, जो 10 से 13 वर्ष, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। नेक्स्ट अवस्था होती है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें क्या रहता है, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की भावना विकसित रहता है। जैसा क्योंकि उसको उसके पापा एक्सीडेंट हो गया और रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए इसे ऐसा नहीं करेगा। देखिए एक बच्चे इसमें है कानून, ये कानून को नहीं तोड़ेगा। इस स्टेज में रहता है कानून को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे रेड लाइट है और वहाँ बीच में क्या है, रेड लाइट में क्या है, नहीं निकला जाता है। तो बच्चे का जो फादर है उसका जो है एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो वहाँ पे बचाने नहीं जाएगा, इस स्टेज में आता है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेज आपकी आएगी, वो कोई नहीं मानेगा कि अपने फादर की जो है जान बचानी है, लेट लाइट जाए भाड़ में, ठीक है, और हमें अपने फादर की जो है जान बचानी है। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। इसमें होता है 13 वर्ष के ऊपर। देखिए इसमें खुद के डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज से जरिए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसकी 2 अवस्थाएं हैं, जैसे समाज अनुबंधन और मुक्ता। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए होते हैं, अगर नियम किसी के नुकसान होता है तो इस नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे अगर रेड लाइट तोड़ कर पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल यही होता है आपकी 13 वर्ष के ऊपर की अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत का महत्व। इसमें किशोर दूसरों के विचारों नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों को फायदे के लिए अपनी जान भी खेल जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं मतलब 13 वर्ष के, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गुण आ जाता है। वीर पूजा भी इसको कहा जाता है, कि अपने आप को ही दिखाएंगे कि हम समाज की सेवा करेंगे, ठीक है। तो यही होता है आपके 13 वर्ष के ऊपर की एज। तो एज आप याद रखेगा, ये होती है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। ये भी आपकी 2 स्टेजों में बता थे, टोटल 6 स्टेज है और लेवल आपके 3 है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं वाइगवास्की का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइगवास्की। ये होते हैं सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था, ठीक, सोशल कल्चर थ्योरी ने दिया था।
ठीक, अगर पूछ लीजिए वाइगॉस्की किससे जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, सोशल से जुड़े हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लेव वाइगॉस्की एक रूस वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये रूस के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक संस्कृत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, किसके किस पे जोर दिया? याद रखिएगा, सामाजिक दिया, क्योंकि यही आपके की पॉइंट है, एक सामाजिक संस्कृत, ठीक है, और भाषा, ये सब आपके की पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृत के अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी समाज अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे मानते हैं कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम आता है, लेकिन इनका जानना है कि विकास सामाजिक से होता है। ठीक है, पियाजे का मानना है कि पहले विकास होता है, ठीक, बाद में अधिगम आता है, और वाइगॉस्की का मानना है दोनों एक साथ होता है। ठीक है, तो इनकी दोनों अपोजिट थ्योरी थी। अब वाइगॉस्की की दो दो स्टेजेस हैं, तो इसमें हम बात कर लेते हैं दो कौन से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताए हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेटपीडी और सेस फोल्डिंग, जिसे पार, ढांचा, माचान इसको बोलते हैं कई नाम, लेकिन इसका आप इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, सेस फोल्डिंग। ठीक है, और जेटपीडी का भी नाम आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा, इसके नाम आप चेंज होते रहते हैं हिंदी में, जैसे समीपस्थ निकट का विकास, इसे कहा जाता है जॉन पक्सस डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आप इंग्लिश का ही नाम याद रखिएगा। चलिए पहले हम जेटपीडी के बारे में बात कर लेते हैं। वास्तविक विकास के स्तर पर संभावित विकास के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास कहा जाता है। देखिए, वास्तविक विकास क्या है, जैसा कि आप क्या, जैसा सीटेट में आप क्या ला रहे हैं, 80 मार्क्स ला पा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जो आपका बीच का गैपिंग है, ठीक है, आप हमारी वीडियो देख के या फिर किसी और अदर की वीडियो देख के आपने 120 प्लस मार्क्स ले आए, तो ये जो बीच का गैपिंग है वही होता है जेटपीडी का सिद्धांत। ठीक, जॉन, इसे बोला था जॉन पक्सलर डेवलपमेंट। ठीक है, जो बीच का आपका गैपिंग होगा, अंतर होगा, उसे ही कहा जाता है समीपस्थ का विकास। अब हम बात कर लेते हैं सेसफोल्डिंग क्या होता है, पाड़ या ढांचा या माचान, वैक्सो द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्थ गाइडेंस या सेल्फ फोल्डिंग कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बच्चा होता है छोटा सा, वो साइकिल चलाता है, लेकिन क्या है बीच बीच में गिर जाता है, तो उसके पीछे से पापा या मम्मी पीछे से साइकिल पकड़ लेते हैं, तो वो सीधा साइकिल चलाना हो जाता है। तो क्या है, उसके थोड़ा सा हेल्प कर दिया, कहीं भी आपको हेल्प देखने को मिल जाए या सहायता देखने को मिल जाए, तो उसे कहा जाता है सेल्फ फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा या माचान। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के एम के ओ के कई बार ये पूछा जाता है मोर नॉलेज थ्योरी। ठीक है, ये होता है टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड, जैसा बच्चा जिसके पास बहुत ही ज़्यादा दिमाग होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, बच्चा उसी से सीखेगा, उसको ये लगेगा कि हमें ये बहुत ज़्यादा ही ज्ञान दे सकते हैं, जैसे टीचर से पूछेगा, पेरेंट्स से पूछेगा, अपने फ्रेंड से पूछेगा और किसी से नहीं पूछेगा, इसे ही बोला जाता है मोर नॉलेज। ठीक है, क्या है, मोर नॉलेज, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, भाषा पर उनके विचार। अब भाषा पर उनके विचार क्या है? इसके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में ही एक साथ हो जाते हैं। वाइगॉस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं निजी भाषण, आंतरिक भाषण क्या होता है। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों के निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, निजी भाषा होता है, और जैसे ये निजी निजी मतलब अपने आप से ही, अपने आप को ही कहते हैं। जैसा इसमें आप देख सकते हैं, बच्चे अपने कार्यों को निर्देश देने, जैसा बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि इसको ये रेड टॉप पहनना है या ब्लैक टॉप पहनना है, तो अपने आप से बात करते हैं कि मुझे कौन पे अच्छा लगेगा, रेड अच्छा लगेगा या ब्लैक अच्छा लगेगा, मैं इसमें स्मार्ट लगूंगा या इसमें लगूंगा, तो अपने से बातचीत ही करने को देते हैं, उसे ही जैसे अपने आप से ही डिसाइड कर लेते हैं, उसे कहा जाता है निजी भाषण या आंतरिक भाषा। ठीक, उसे ही कहा जाता है निर्देश देना, तो ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे मानव विकास मनोरचनात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड जो थ्योरी है, किसका सिद्धांत है? तो मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत है। तो आप तो पहले यही याद रखिएगा, सिगमंड जो फ्रॉइड है किसका थ्योरी है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का थ्योरी है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता आपका है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, अब हम इनके बारे में जानते हैं। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रॉइड ने किया था, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। सिगमंड फ्रॉइड कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। देखिए, इस सिद्धांत में जो होता है मन, आपका मन और मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। इन्हें 3 टाइप बताए गए हैं, जैसे चेतन मन, अर्धचेतन, अचेतन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? चेतन होता है, अर्धचेतन और चेतन। तो इस पे हम बात कर लेते हैं, इन पे पॉइंट क्या है। देखिए देखिए एक सेकंड, देखिए चेतन मन होता है, इसमें मन को प्रेजेंट
और विचारों को रिलेट होता है। इसमें सिर्फ 10% ही आपको चीज़ें याद रहती है, जो आप अगर रिलेट करते रहेंगे तो आपको क्या चीज़ें याद रहेंगी, कितना परसेंट, 10%। अर्ध चेतन में क्या होता है, हमें तुरंत ज्ञान मतलब तुरंत जो ज्ञान नहीं आता, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे याद आ जाता है। जैसे आप कुछ चीज़ भूल गए हैं लेकिन आप ज़्यादा जोर देते हैं तो उस टाइम पे क्या आपको हाँ वो चीज़ याद आ जाती है। अचेतन में क्या होता है, 90% सब इसमें भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं आता। जैसे इन बातों इन वे बातें होती हैं जो हमें भूल चुके हैं और हमें याद करने पे भी याद नहीं आती। जैसा कि आप याद करना भी चाहते होंगे बट वो भी आपको क्या है याद नहीं आएगा, ये होता है अचेतन। इसमें 90% क्या है बातों को भूल जाना होता है। ओके, तो ये 3 याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे एक जो पर्सनालिटी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे ईट, ईगो, परम, अहम, सुपर ईगो। तो इनको 3 भागों में बांटा गया। कुछ जान लीजिए इनकी थ्योरी, कुछ पूछ लिया जाता है। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि जो सर्टिफाइड होता है, या सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्य चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। इससे क्या है, कुछ कोई चिंता नहीं, उसको जो मिल जाता है ठीक है उस सेटिस्फाइड रहता है। जैसे औसत जो भी उसकी नीड होती पूरी हो जाती है, उसको उसके आगे कुछ उसको करना ही नहीं है। तो ये होता है आपका इट। ईगो क्या होता है, यह आवश्यकताओं को इच्छाओं को संतुष्ट की योजना का निर्माण करता है। उसका जो है परिणामों पर चिंता, मतलब जो आवश्यकताएं उसका मिलती है लेकिन उसके परिणाम के बारे में क्या चिंता करता है कि इसके आगे होगा क्या, ये होता ईगो। अब परम एंड सुपर ईगो क्या होता है, ये तो बहुत ही मतलब समाज के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे समाज के द्वारा नैतिक सूत्र अकॉर्डिंग काम करता है, यानी व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो होगी तो बुरे काम से उतना ही दूर होगा। जैसे चोरी ना करे और झूठ ना बोले, ये पर क्या होता है समाज के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये हो गया परम अहम, ठीक। सुपर ईगो यहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे यूपी टेट एंड सुपर टेट के द्वारा पूछा जाता है। तो ज्यादातर सीटेट में सिर्फ यही पूछा गया है। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी कौन सी है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम बात कर देते हैं ई एल थर्नडाइक। देखिए ई एल थर्नडाइक क्या है, ई एल थर्नडाइक ने किस पे सिद्धांत त्रुटि और ये जो याद रखिएगा त्रुटि प्रयास का सिद्धांत दिया, किस पे दिया है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया है ई एल थर्नडाइक। तो इनके बारे में जान लीजिए। देखिए थर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन से थर्नडाइक जो हैं अमेरिकी वैज्ञानिक थे, वे पशु वैज्ञानिक थे। क्या थे, वे पशु वैज्ञानिक थे। अधिगम के सबसे पहले नियम को थर्नडाइक ने ही दिया। जो अधिगम का जो पहला नियम था किसने दिया था, थर्नडाइक ने ही दिया था। थर्नडाइक का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ओके, जैसे आप इनकी ये पुस्तक याद रखिएगा, एजुकेशन फिजिकोलॉजी एनिमल्स इंटेलिजेंस। ये पुस्तक जो है थर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। थर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। आप इसमें 2 चीज याद रखिएगा, सीटेट में अभी तक यही पूछा गया है। ईएल थर्नडाइक जो है किसका सिद्धांत है, तो ये त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत है। और आगे क्या पूछा गया, जो प्रयोग मतलब कितने पे प्रयोग किया है, तो वो पूछा गया है। ठीक है, ज्यादा इसमें सीटेट पे नहीं पूछा गया, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि सीडी पेज पे दिया है, पूरा दिया है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। थर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वे सोचते थे कि अगर किसी उत्तेजना को बढ़ा दे तो उसके प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्स करेगा। जब वह बार बार अनुक्रिया दोहराएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा ही। जैसे थर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, आपको पता है कि थर्नडाइक ने बिल्ली पे, भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था। थर्नडाइक ने पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया, बाहर एक मरी मछली रख दिया। 2 पिंजरे के एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर क्या है, गेट खुल जाता है। देखिए ये एक जो पिंजरा टाइप का होता है, यहाँ पे मरी मछली रख देता है, अंदर क्या होती है, भूखी बिल्ली को बंद कर देता। उस पे लीवर जरूर लगा देते ताकि उसका पैर जब वो उछलेगी खाने पीने के लिए तो उसका लीवर पैर पे पड़ेगा। जैसा बिल्ली भूख से मरे छटपटाते हुए इधर उधर घूमती, अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है और गेट क्या है, खुल जाता। और बिल्ली अपने लक्ष्य मृत मच्छी को पकड़ लेते। जैसा कि आप किसी इंसान को क्या होता है, अगर भूख लगती है तो कुछ करेगा, हाथ पर मारेगा, तो वही होता है रिस्पॉन्स जो करेगा, अनुक्रिया को दोहराएगा, कुछ ना कुछ वही सीखेगा। तो इन्होंने क्या दिया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। जैसा
यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि हम प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगी, लेकिन अंत में हमें लक्ष्य तक पहुंचने में यानी सीख जाएंगे। तो क्या होता है, जैसे आप कुछ भी सीख के आप तैयारी कर ही रहे होंगे तो आप प्रयास जरूर करते होंगे, लेकिन आप क्या है अभी तो आपकी बहुत ज़्यादा गलतियां या मार्क्स कम आ रहे होंगे, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो क्या होता है, प्रयास एवं त्रुटि का इसी तरह से तो ठंडाई का ही सिद्धांत आप समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे एंड टाइम पे आपकी तो त्रुटियां दूर हो जाएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं, ये पूछा गया था ठंडाई के नियम कितने हैं। देखिए, दो नियम है, मुख्य नियम और गौड़ नियम। अभी तक जो है मुख्य नियम पूछे गए हैं जो 3 प्रकार के हैं प्राइमरी लेवल, ठीक है। तो कौन से नियम है मुख्य नियम पे जान लेते हैं। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, बस यही नियम पूछे गए हैं आज तक जितने पेपर हुए हैं। तो इतनी 3 ही नियम पूछे गए हैं, बस आप याद रखिएगा कितने। और जो गौड़ नियम है वो 5 है, ठीक। मुख्य नियम कितने हैं, 3। तो अभ्यास का नियम क्या होता है। देखिए, यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। आप जितना, जैसे मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, ठीक। जितना आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, उतनी ही आपकी मैथ अच्छी होगी। तो अभ्यास सबसे ज्यादा मैथ एंड रीजनिंग मांगता है, ठीक। ये हो गया अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम क्या है, यह नियम बताता है किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर होंगे उतना ही जल्दी सीखें। जैसा आपकी जिसमें किसी में रुचि होगी सॉन्ग या सिंगिंग में, तो आप जब सीखने में रुचि रखेंगे तो आप जल्दी चीजें सीख, जैसे डांस होता है, किसी को बहुत ही ज्यादा डांस सीखना अच्छा लगता है या गाना सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है या गाना अच्छा लगता है, तो क्या है, जितना आप तत्पर रहेंगे, जितना आप उसकी चाह करेंगे उतना ही जल्दी आप सीख पाएंगे। ये होता है तत्परता का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है, यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना ही तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक हो तो सीखना संभव नहीं होता। ठंडाई ने इस नियम को पुरस्कार एवं दंड का भी महत्व दिया। देखिए, प्रभाव पड़ता है, जिस जिस कंडीशन में आपका प्रभाव पड़ेगा आप उतना ही सीखेंगे। अगर कहीं देखिए किसी का माहौल अच्छा होता है, किसी का माहौल अहिंसावादी होता है, तो उस हिसाब से सीखेगा। तो इसका क्या दिया है, पुरस्कार एवं दंड का भी महत्व दिया। प्रभाव का नियम, जैसा प्रभाव पड़ेगा सोसाइटी का वैसा ही बच्चा क्या है सीखेगा। ओके, तो ये 3 नियम आप याद रखिएगा, यही एग्जाम में आज तक अभी पूछे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं गौड़ नियम कौन कौन है। देखिए, गौड़ नियम पूछेंगे तो आप थोड़ा जान लीजिए। गौड़ नियम जो सेकेंडरी लॉस है ये आपके 5 है। कौन कौन है, मनोवृत्ति अभिव्यक्ति के नियम, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मकड़ी का नियम, सहचार का नियम और बहुप्रति का नियम, ये 5 नियम है, तो ऐसे ही याद रखिएगा क्रम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इस पे कभी हाथ पूछा नहीं गया है, और सादरता का नियम, ठीक है। तो ये चीज आप जब पीटी देंगे तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं पालाव का सिद्धांत। ये दिया था सातवीं अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी ऐसे सीट में पूछा गया। पालाव का सिद्धांत किससे जुड़ा है, तो सातवीं अनुबंधन सिद्धांत से जुड़े, ये आपके पालाव जी हैं। अब बात करते हैं आईपी पालाव, जो एक ये कहाँ के वैज्ञानिक है, रूस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है 1904 में, नोबेल पुरस्कार पालाव जी को मिला है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इनके अनुसार किसी भी उत्तेजना या अगर मैं सिंगल निर्धारित कर दे तो सामान्य प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करेगा उतना ही करेगा उतने ही बढ़ने का करेगा, ठीक है। जैसा कि पालाव ने किस पे प्रयोग किया है, ये कुत्ते पे प्रयोग किया है। तो अब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। जैसे आप देख सकते हैं, इस कुत्ते को क्या है एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं, लेकिन उसको क्या है एक घंटी के द्वारा उसको जो है रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे पालाव ने का प्रयोग जो है कुत्ते पे किया, पालाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा और उसने खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से क्या है लार टपकने शुरू हो गई। जब वह कुत्ते का खाना देता है तो खाना देने से पहले घंटी बजाता, क्या है एक घंटी बजाता है जब खाना देता है, ठीक। कुछ कुछ दिन बाद कुत्ते कुत्ते को लगने लगता है जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। ऐसा उसके साथ प्रैक्टिस ऐसा कर दिया है कि घंटी बजने से क्या है खाना मिलेगा। ओके, घंटी बजती थी, कुत्ते के मुंह से लार टपक टपकनी शुरू हो जाती थी। अब उत्तेजना बढ़ने में काम घंटी कर रही है, इस तरह से घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। क्या है, बिना घंटी के भी बजने से उसके मुंह से क्या होती है लार टपकने लगती है, जबकि खाना भी नहीं आता। तो उसके पास क्या है संबंध हो जाता है, उसके साथ घंटी का संबंध हो गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, जैसा आप इसमें देख सकते हैं, इस फूड में
ये होता है फूड बेल। और ठीक है, आपका जो लार और लार ये क्या होता है, पहले तो फूड देखने से उसकी लार डॉगी की मतलब बहने लगती थी, ठीक है। फिर क्या किया, फिर जो बेल बजाया, फिर फूड दिया, तब फिर उसकी जो है लार क्या है निकलने लगी। बेल बजने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में क्या है, बेल बजने से उसकी जो है लार जो है निकलने लगी। ये कंडीशन रिस्पॉन्स का भी थ्योरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है, जब व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी के प्रति क्रिया सीख लेता है उस तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज आने पर भी कुत्ता या लार टपकाना शुरू कर देता। अब कोई भी घंटी बज रही है, क्या करता है, कुत्ता को लगता है कि वही घंटी बज रही है, उससे खाना मिलेगा, तो उसका क्या है रिस्पॉन्स, मतलब लार टपकने लगती है, तो रिस्पॉन्स ये होता है उद्दीपक सामान्यीकरण का सिद्धांत। अब हम बात कर लेते हैं विलोपन। विलोपन क्या होता है, वह कंडीशन सिमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग सिमेट्रिक प्रदान ना करे तो कुछ समय रिस्पांस आना बंद हो जाता। जैसे घंटी की आवाज बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। ये होता है विलोपन। विभेदित क्या होता है, इस व्यक्ति की जो होती है अदर सिमेट्रिक और अंतर करना शुरू कर देते। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज के बाद खाना मिलेगा, तो ये होता है आपका विवेक। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूझ का सिद्धांत। यहाँ से एग्जाम पूछा जाता सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये दिया था गेस्टलार्डवाद सिद्धांत का है। कई बार ये पूछा गया किसका सिद्धांत है, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टलार्डवादी का सिद्धांत है। गेस्टलार्डवादी सिद्धांत ये कहाँ के है, जर्मन भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आकृति और संग्रहता का अर्थ संपूर्ण। एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए जब हम कोई गाड़ी देखते हैं तो उस समय का व्हील के रूप में देखते हैं, ना कि उससे क्या है पार्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, उसके व्हील देखते हैं कि उसका सब कुछ मशीन वगैरह सब सही है, ठीक वो चीज देखते हैं। इस सिद्धांत के प्रति कौन कौन भी है, वर्दीमर, कोफा और कोलन है। जो सूझ का सिद्धांत कौन कौन दिया है, गेस्टलार्डवादी सिद्धांत, तो याद रखें वर्दीमर है, कोफा है, कोलन, ये भी तीन सिद्धांत उनके साथ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, अंतर्दृष्टि से अधिगम सिद्धांत देने का श्रेय जो कोलबर्ग को जाता है। इन्हें सिद्धांत में कोफा ने भी सहयोग दिया। सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। किसी समय में अचानक से दिमाग से आया समाधान सूझ द्वारा होता है। ठीक, अब कोलबर्ग ने किस पे प्रयोग किया था, एक सुल्तान नमक वनमानस पे प्रयोग किया था। इनकी थ्योरी क्या है, देखिए इनकी थ्योरी एक है जो कोलबर्ग, ठीक, इस बंदर को उसने एक पिंजरे में बंद कर दिया, फिर वहां पे 3-4 डिब्बे रख दिए, ठीक, और उसके बाद क्या है केले जो है केले एक वहां पे टांग दिया, ठीक, उसके पास एक छड़ी भी रख दिया। तो जब बंदर को भूख लगती है तब उसने क्या देखा कि केले बहुत दूर है, लेकिन उसको पा नहीं पा रहा ऐसे, फिर छड़ी से उठाया, छड़ी से भी नहीं पाया, फिर उसके पास जो डिब्बे रखे थे, ठीक है, डिब्बे को एक पे रखा, फिर वो चढ़ा तब ने उठा पाया, फिर दूसरा डिब्बा रखा, फिर क्या है वो केले पा गया। जैसे आप देख सकते कोलवर ने अपना प्रयोग सुल्तान के नामक मनमानुस पर किया। उसने एक सी खाली कमरे में उसको बंद कर दिया, छत में कुछ केले लटका दिए, भूखा होने पर की वजह से उछलने और पकड़ने का प्रयास करता, लेकिन कई ऊंचाई पर की वजह से केला नहीं पकड़ता। कोलबर के द्वारा एक छड़ी रखा गई और एक नजर छड़ी और गई, ठीक है, उसकी नजर क्या गई, छड़ी पर गई। केलों को तोड़ने के लिए प्रयास करता है, लेकिन दोबारा ऊंचाई की वजह से नहीं पहुंच पाता। फिर कोलबर्ग ने एक क्या है बॉक्स रखा, ठीक है, देखा और वह चढ़कर छड़ी की सहायता से केले को तोड़ लिया। प्रयोग के अनुसार ने मानसिक क्रिया के बॉक्स को छड़ी का इस्तेमाल करके केलों को तोड़ लिया। इस प्रयोग को निष्कर्ष निकलता है कि केले के उतारे तो छड़ी के बॉक्स और संग्रह को होल के प्रयोग में, इसीलिए इसे गेस्टवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। बस आप ये याद रखिएगा, इसमें गेस्टवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो सूझ एंड अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। इसमें कौन कौन शामिल थे, वर्दिन, कोफर और कोलन, ठीक है, ये तैयार थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। देखिए थोड़ा आप पढ़ लीजिए क्योंकि थोड़ी यहाँ से क्वेश्चन कुछ कुछ पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बीएफ स्किनर ये किसने सिद्धांत दिया था, ये बीएफ स्किनर जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। बीएफ स्किनर किस पे सिद्धांत दिया था,
क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो अमेरिका के हार्वर्ड गार्डन विश्वविद्यालय प्रोफेसर B.F. स्किनर द्वारा दिया गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से याद रखिएगा इनका नाम, जैसे नैतिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, कार्यात्मक प्रतिपादन का सिद्धांत दिया, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, अभिक्रमिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। B.F. स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, अब B.F. स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो चूहे पे प्रयोग किया था। ठीक है, B.F. स्किनर का प्रयोग जो है चूहे और कबूतर पर किया गया। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसके अंदर क्या है बंद, चूहा को बंद कर दिया। बॉक्स में लीवर लगा हुआ था और उसमें छिद्र था जिससे लीवर के दबाते हुए खाना आ जाता था। छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगती तो इधर उधर घूमने के अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उससे छिद्र में खाना आ जाता है। उसके बाद उसने क्रिया के दोहराया और दोबारा फिर खाना आ जाता है। चूहों को प्रतिक्रिया करता है, खाना मिलता है। क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। अब देख सकते हैं इसमें, चलिए, इस प्रयोग के निष्कर्ष निकलता है कि अनुक्रिया जो रिस्पॉन्स होती है, उद्दीपन तो मिलता है, पूर्णबलन मिलता है, वैसे ही अनुक्रिया करने पर लक्ष्य पहुंचने की प्रक्रिया तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया को पूर्णबलन की विशेषता का महत्व होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा स्किनर का जो प्रयोग हुआ था किस पे हुआ था, चूहा एंड कबूतर पे किया था। इनकी जो थ्योरी थी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। अब ये जो आपके हैं, देखिए पुनर्मिलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, ये क्या होता है सकारात्मक। और नकारात्मक क्या, दंड देना, मारना, डांटना, ये सब आपके नकारात्मक होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए इसमें कुछ है नहीं। पुनर्मिलन की दो सूची है, सतत और पुनर्मिलन, आंशिक पुनर्मिलन कौन सा है। जब क्रिया होती है तो पुनर्मिलन दिया जाता है। प्रत्येक सवाल को हल करने की तारीफ करना। ठीक, जब प्रतिक्रिया होती, जो प्रत्येक सवाल हल करने के बच्चे जो है उसकी बार बार क्या है तारीफ करना, ये होता है सतत पुनर्मिलन। आंशिक पुनर्मिलन क्या होता है, इससे क्रिया के लिए पुनर्मिलन नहीं दिया जाता बल्कि क्रिया के लिए दिया जाता है। सभी सवालों की जगह सब कुछ सवालों की तारीफ करना, बिल्कुल यही एक राइट होना चाहिए, क्योंकि आंशिक तारीफ हर बार आप बच्चे की तारीफ करेंगे तो एक टाइम पे क्या कर देगा, वो बंद कर देगा करना। ठीक है, हर बार तो मुझे तारीफ मिलती है, आंशिक पुनर्मिलन होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नॉन चॉस्म की। ठीक है, ये किससे रिलेटेड थे, ये भाषा विकास से रिलेटेड थे। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। नॉन चॉस्म किससे रिलेटेड थे, भाषा विकास का सिद्धांत। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना था कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। नॉन चॉस्म का मानना था बच्चे जो क्षमता होती है उनकी जन्मजात होती है। ये कहते थे कि बच्चे होते माइंड और डिवाइड होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। जैसे आप डिवाइड मतलब होता है LAT, जैसे भाषा अधिग्रहण ज्ञान। ठीक है, लैंग्वेज, क्योंकि ये भाषा पे ही जोर दिए हैं। देखिए आप इनका याद रखिएगा। नॉन चॉइस में किससे रिलेटेड है, भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, आप इतना ही याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। देखिए एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण मतलब यूशनल ग्रामर के सिद्धांत, इन्होंने ग्रामर जन्मजात माना। मतलब जो नॉन चॉस्म के हैं उन्होंने ग्रामर को क्या है जन्मजात माना है, भाषा को जन्मजात माना है। जैसे नॉन चॉस्म ने भाषा के दो लेवल बताए, सतही और गहरी। सतही संरचना का, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि और शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ को नहीं जानता। जैसे मम्मी पापा, खाना पानी, ये सब जानता है कि मम्मी पापा, लेकिन उसका अर्थ का मतलब नहीं जानता। गहरी सतह में होता है, डीप लेवल में, इसमें शब्दों का अर्थ ज्ञान हो जाता है। ओके, जैसा कि मम्मी हमसे प्यार करती हैं, पापा क्या है हमसे प्यार करते हैं, खाना को खाया जाता है, पानी को क्या है पिया जाता है। कल हम बात करेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी इसकी थ्योरी। ठीक है, इनकी कल हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।